ये वाक़या है 10 जनवरी 1929 की, जब इकबाल साहब जो हैं सुबह 6 बजे मैसूर पहुंचते हैं और शाम 6 बजे उनका एक लेक्चर होता है मैसूर यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे वो एक खुतबा देते हैं। वो खुतबा जो है ये वाला खुतबा है जो आज हम करने जा रहे हैं। ये बाद में 1930 में उन्होंने पहला चैप्टर इसको बनाया था तो उस लेक्चर के हवाले से आज बात होगी। वो लेक्चर है नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस के नाम से है। ये नेक्स्ट कर दो। तो उसमें चंद बातें जो थी इस लेक्चर के अंदर वो अहम हैं और वो समझनी और याद रखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये चैप्टर यूँ समझ लें कि इकबाल के जो आने वाली जितने चैप्टर्स हैं उनके अजम्पशन पे ये चैप्टर खड़ी है। मतलब ये जो तमाम तारीफ़ें हैं इन तारीफ़ों की बुनियाद पे ही बाकी चैप्टर जो हैं डिस्कस होंगे। देखने का तरीका यह है, आम जब कारी पढ़ रहा होता है, कि पहले इस चैप्टर के जो तारीफ़ हैं अगर वो कंसिस्टेंटली दूसरे चैप्टर में इसी तसलसल के साथ आते हैं तो इसका मतलब है वो अपने बुनियादी उसूल में सही बैठा हुआ है। ये एक बुनियादी तर्ज है किताब पढ़ने का। दूसरी, अहमद जावेद साहब इसके हवाले से बड़ा एक दिलचस्प राय रखते हैं। वो ये है कि खुतबात बजाय इसके कि उसको माबाद तिबियात कहा जाए, वो एक साइकोलॉजिकल इशू है। उसमें जो डिस्कशन पूरी हो रही है वो ये है कि फ़र्द का साइकोलॉजिकल जो पूरा डिस्कोर्स है वो क्या है। वहाँ पे माबाद तिबियात सारा कुछ जितना भी डिस्कस हो रहा है उसका बुनियादी मामला नफ्सियात के ऊपर जुड़ के कहीं से भी वो घूम फिर के नफ्सियात पे आके रुकते हैं। तो उनके बहुत से कलीदी मबाहिस जो हैं वो जो जब इंसान की ज़ात पे आके बात होती है तो वो नफ्सियात पे ही आती है। तो हम इस चैप्टर को जिस तरह किताब में शुरू हुआ है उसी तरह शुरू करेंगे। उसके 4 सवालात हैं बिला, जिनमें से पहला सवाल ये है कि डज द यूनिवर्स वी लिव इन द प्रोसेस द पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्या इस कायनात में जो हम रह रहे हैं यहाँ पे हमारा रहना ज़रूरी है? क्या उसका एक स्ट्रक्चर है या उसका एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है? दूसरी ये है कि अगर इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक या स्ट्रक्चर है तो क्या वो एक परमानेंट एलिमेंट की बुनियाद पे बना हुआ है? तीसरा सवाल ये है कि अगर वो एक परमानेंट एलिमेंट पे बना है और हम इस कायनात में रह रहे हैं तो हमारा इस कायनात के पूरे स्ट्रक्चर उस पूरे निज़ाम के साथ क्या रेलेवेंस है? चौथा सवाल इसमें ये उठता है कि जो हमारा रेलेवेंस है इस कायनात के साथ उसको हम एज ए बाशऊर जानवर या इंसान जिस तरह कह लो, हम किस तरह उस पूरे निज़ाम में बैठते हैं अपने आप को जिस तरह निज़ाम चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं। इन सवालात को 3 मुख्तलिफ़ शोबों में डील किया जा सकता है। पहला जो शोबा है वो जिसको वो हायर पोइट्री कहता है या शायरी जो आले दर्जे की होती है। तो हायर पोइट्री का मसला ये होता है कि उसमें जो पोइट्रिक इन्फॉर्मेशन है पूरी वो एक तो फिगरेटिव होती है और वेग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर कोई इल्म खड़ा नहीं किया जा सकता। दूसरी ये है कि वो फ़र्द के ऊपर खड़ी होती है, एक ज़ाती वारदात है और वो ज़ात ही उसके ऊपर पेश कर सकता है उसको, तो इसलिए वो कुल पे कभी कायम नहीं हो सकता। चौथी ये है कि वो इनडेफिनेट होती है, तो वो कभी क्लियर कोई बात शायरी में ठोस तरीके से की जा नहीं सकती। दूसरे मानों में इकबाल का फ़लसफ़ा उसकी शायरी से निकालना इंतहाई फ़ुज़ूल बात है, क्योंकि वो ख़ुद निकालना नहीं चाहते इस चीज़ से। वो ख़ुद कहते हैं कि हम फ़लसफ़ा शायरी के ज़रिए से कर नहीं सकते। दूसरा जो हल्का है वो है फ़लसफ़े का। फ़लसफ़ा एक फ्री इंक्वायरी है उसके मुताबिक, जो कि अपने तमाम जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी उसके शोबे हैं, उनको रद्द करने में उसको कभी आँख नहीं होती और कभी वो सोचता भी नहीं है दूसरे तरीके से। उसका बुनियादी मसला ये है कि वो किसी अज़म्पशन को हर बुनियाद पे साबित करने की कि वो सही और क्लियर तरीके से पेश हो सके, वो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकती है। वो एक अल्टीमेट रियलिटी जो है जिसको हम ये कायनात जिस तरह बना है और खुदा है और सारा ही हकीकी जो चीज़ है वो उसको भी डिनाई कर सकता है, जो कि कर चुकी है काफ़ी दफ़ा। तीसरा जो जगह वो क्या कहते हैं डोमेन है इस पे बात करने की, वो मज़हब है।
अब मज़हब की ख़ासियत यह है कि वो शायरी से उम्दा चीज़ है पहली तो। दूसरी यह है कि वो डायरेक्टली रियलिटी को यूँ समझ लें कि मुनकशिफ होने से कम का कोई दावा वो नहीं करती, कि हकीकत जिस तरह है उस तरह ही देखी जानी चाहिए, वो जो उसका मज़हर वाक़ईतन जो उसका मज़हर है। तो मज़हब की जो बुनियादी अंसर है वो ईमान पे खड़ा है, जिसको अगर हम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ फ़ेथ इस्तेमाल करें तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि ईमान उर्दू में मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होता है और फ़ेथ जो है वो अंग्रेज़ी में और इस डिस्कोर्स के अंदर बड़ा फ़र्क मायने रखता है। तो फ़ेथ ये चीज़ इस किताब की एक वो है ख़ासा है कि फ़ेथ जो है वो कॉग्निटिव कंटेंट्स पे डील करती। एक कंटेंट है, मुख्तलिफ़ कंटेंट्स होती हैं कॉग्निशन की। यूँ समझ लो कि शऊर जो है या कॉन्शियसनेस जो है या कॉन्शियस एक्टिविटी जो है उसमें मुख्तलिफ़ तरीके के वारदात हो सकते हैं। ईमान उस तरह का एक वारदात है जो अपने कंटेंट के ऊपर जज किया जाता है कि इन कंटेंट के बुनियाद पर उसको ईमान कहा जाता है। तो ईमान की ख़ासियत इसलिए है क्योंकि मज़हब में इस पे या इस तारीख़ में इसको मज़हब का एक बहुत बुनियादी रुकन करार साबित किया गया है और इस पे बड़ा काम हुआ है। वरना इस चैप्टर के अंदर इकबाल ईमान पे कोई बात नहीं करता। उसकी सिर्फ ख़ासियत यह है कि वो तारीख़ी तौर पे उसकी अहमियत है। शरई तौर पे मज़हब जो है, जिस तरह वाइट हेड कहता है, और ये उसी किताब के पहले ही सफ़े में इस चैप्टर के है, कि वो जर्नल ट्रूथ विच हैव अ ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर व्हेन दे आर सिंसियरली विविड एप्रीहेंडेड। उनके नेचर में एक चीज़ है कि वो ट्रांसफॉर्म करती हैं एक इंडिविजुअल को। वो शरीयत है मज़हब के यहाँ, हमारे यहाँ उसको शरीयत कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में उसको कुछ और कहते हैं। ये वो रिलीजियस डॉक्ट्रिनल है, बिलाल नेक्स्ट रिलीजियस डॉक्ट्रिन है जिसकी बुनियाद पे वो सारा है। तो चूँकि वो तमाम हक़ाइक़ जो शरई हैं वो सारे जनरल हैं, तो उनमें इम्कान काफ़ी है कि वो जनरल हक़ाइक़ पे शक किया जा सकता है और वो कमज़ोर भी हो सकती हैं। जो शरह है ना, शरह जनरल है, वो पर्टिकुलर नहीं है, तो उसको पर्टिकुलराइज़ करने के लिए हमें एक रैशनल या रीज़नेबल अप्रोच लेना होता है हमेशा, क्योंकि वो जनरलाइज आप उसको जब तक मतलब कुछ पर्टिकुलर इवेंट में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक कुछ ख़ास नहीं हो सकता। और उसका तरीका एक ही है, वो है कि आप रीजनिंग के ज़रिए उसको रैशनलाइज़ करते हैं पूरा, और उसकी एक रैशनल ग्राउंड और फाउंडेशन देते हैं उसको पूरी। तो यही वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ ह्यूमर। अब रिलीजन चूँकि है इस चीज़ का नाम कि वो फ़र्द को बदलता है, उसकी ज़िंदगी पे असर करता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको वो ग्राउंड मिले। साइंस चूँकि ये नहीं करता तो उसके लिए इतना खातिर खा ज़रूरी नहीं है इस ग्राउंड की। काफ़ी दफ़ा बकौल इकबाल के साइंस मेटाफिज़िकल ग्राउंड को छोड़ गई है और बहुत सी बुनियादी मसलों पे साइंस ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और उस पर बिल्कुल बात भी नहीं की है। मगर मज़हब कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मज़हब का मसला ही ये है कि अगर आप गलत राय के ऊपर चलाएं अपने आप को तो पूरे कौम की ज़िंदगी तबाह हो सकती है उसकी बुनियाद पर। तो इट शुड लीड द रिकन्सिलिएशन। तो ये जो पूरी रैशनलाइजेशन ऑफ द रैशनल फाउंडेशन है, इसका बुनियादी मकसद ये होगा, और ये एक बुनियादी उसकी बात है कि जो ये दुनिया है, जो हमारा ज़ाहिरी जो तजुर्बे हैं सारे, मज़हबी तजुर्बा जो है वो इस ज़ाहिरी तजुर्बे की यूँ समझ लो कि नफ़ी है या अपोज़िट एक तजुर्बा है, जो ज़ाहिरी नहीं है, जो मादी नहीं है, जो इस तरह की खल्की नहीं है, वो एक और तजुर्बा है। तो एक गैर मादी तजुर्बा को एक मादी तजुर्बा के साथ कंसिस्टेंट रख के एक फाउंडेशन क्रिएट करना होगा। ये बुनियादी उसका मुद्दा है पूरा। चूँकि रीज़निंग जो है वो फ़लसफ़े का मसला है, रीज़निंग मज़हब का मसला नहीं है, और रीज़निंग एम्पेरिकल साइंस का मसला नहीं है। तो इसलिए ये पूरा मेथड जो है फ़िलोसॉफ़िकल है इकबाल के यहाँ। द मेथड वुड बी नॉन साइंटिफिक है और रिलीजियस है, मगर फ़िलोसॉफ़िकल होने के साथ साथ उसके साथ ये भी ज़रूरी है समझना कि कभी भी फ़लसफ़ा उस हद तक ना जाए
कि मज़हब फ़लसफ़े के ताबे होना शुरू हो जाए, या फ़लसफ़ा जो है मज़हब के बुनियादी अकायद को भी हिलाना शुरू कर दे। तो मज़हब के कुछ बुनियादी उसूलें हैं या उसूल हैं तो जमानी, तो उनको पहले मानना पड़ेगा, उसके बाद फ़लसफ़ा उस पर बात कर सकती है। अब उन उसूल में ये है कि रिलीजन जो है वो एक एक्सप्रेशन है और इस एक फ़र्द की, एक पूरे कौम की बहिस्ते इंसान, उसके हर रवैये के अंदर मज़हब झलकता है और इस बुनियाद को फ़लसफ़े को मानना पड़ता है कि इसी तरह है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इंट्यूशन और थॉट, फ़लसफ़ा इन दोनों को, एक तो ये है कि इंट्यूशन को डिनाई कभी नहीं करेगी, दूसरी ये है कि इन दोनों को बिल्कुल महदूद हद तक एक पर्टिकुलर को जज करने की बुनियाद पे वो चलती है। जी हाँ, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में वो लिमिटेड नहीं है। थॉट एक डायनेमिक फ़िक्र है, वो उसमें पोटेंशियलिटी है इनफाइनाइट होने की, तो वो इस कायनात के अंदर रहते हुए वो किसी भी एक, समझ लें कि पोटेंशियल इन्फिनिट्यूड को अचीव कर सकती है। यही नहीं thought is essentially finite, therefore cannot capture actual infinite. जी, मगर पोटेंशियल इन्फिनिट जो है वो इस दुनिया को कह रहे हैं, जो एमिनेंट इन्फिनिटी जो है, जो इन्फिनिटी से एमिनेंट होकर यहाँ पे आई है, उसको थॉट कैप्चर कर सकती है। और उसके ज़रिए से जो थॉट है, जब हम उसके काबिल होंगे कि पूरे सेल्फ को अपना एक्चुअलाइज करके उस जगह पे पहुँचें जब वो एक एमिनेंट इन्फिनिटी को परसीव करना शुरू करें, तो वहाँ से वो ये है कि थॉट इज़ होल डायनेमिक, वो एक डायनेमिज़म है उसमें कि वो बढ़ती जाती है। तो हम एक टेम्पोरल विज़न को डेवलप करना शुरू करते हैं, उस टेम्पोरल विज़न के ज़रिए से फिर देयर मीनिंग लाइज इन देयर सेल्फ आइडेंटिटी इन द होल। हम टोटल इनफाइनाइट की जो पूरी मूवमेंट है, यूँ समझ लें कि इंट्यूशन जो है, थॉट उसको बुनियाद फराहम करती है उस पूरी चीज़ को समझने के लिए। जहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू होता है वो इस कायनात को जानना है। इसी बुनियाद पे जो इंट्यूशन होगी वो थॉट के से बड़ी चीज़ होती है, जो इल्हाम उसको कह लो या वजदान कह लो, जो हमारे अंदर होती है। मगर यहाँ पे जो पहली दफ़ा इस चैप्टर के अंदर इकबाल एक अजीब सी बात कहता है, वो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, जहाँ पे अभी हमने आखिरी बात की थी कि इंट्यूशन जो है वो हायर होती है अपने स्टेज में या अपने मर्तबे में थॉट से। लेकिन इकबाल पूरे चैप्टर में ये मानता नहीं है। ये एक बरगसां का स्टेटमेंट है जो ये कहता है, इकबाल इस तरह का है, थॉट हमेशा इस तरह का होगा कि ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में जब आप लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन लेंगे वो थॉट से निकलेगा, वो इंट्यूशन से कभी नहीं निकल सकता। जब आप इनफाइनाइट रियलिटी का इन्फॉर्मेशन लेंगे वो इंट्यूशन से निकलेगा, वो थॉट से कभी नहीं निकल सकता। तो ये दोनों आपस में एक साथ चलते हैं, कोई किसी से बढ़तर नहीं होता। बढ़तर अगर किसी हद तक हो भी जाए तो वो ये हद होगी कि थॉट चूँकि रियलिटी को परसीव करता है तो इस लिहाज से कहा जा सकता है बढ़तर है। लेकिन नहीं, वो एक जगह पे इसी जो खुदा है वो ज़ाहिर बढ़तर है, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जो है वो दोनों एक ही हैं। दोनों का कंटेंट सिर्फ फ़र्क है, दोनों पैरेलली चलते हैं। उनका फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है दोनों से, तो इसलिए कोई बढ़तर कमतर नहीं है यहाँ पे। नहीं, फंक्शन ही फ़र्क है तो बढ़तर की कोई सवाल नहीं उठती ना। हाँ, ये वो स्टेटमेंट है जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रहा हूँ कि बरगसां के ये स्टेटमेंट है जो वो कोट करता है, लेकिन पूरे चैप्टर में ना इसको एक्सप्लेन करता है ना इसकी तकलीद करता है। वो कहता ज़रूर है कि इस तरह का है। नेक्स्ट फिर अब यहाँ पे आगे एक और चीज़ है जिसमें वो कुरान का उसका हवाला है कि इकबाल के यहाँ कुरान जो है वो बाकायदा एंटी क्लासिकल है। एंटी क्लासिकल से मुराद ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को
जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि फ़िक्र के ज़रिए से हम खारिज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से, उसको दाखिल पे जांचते हैं, और दाखिल जो है हमें उसकी हक्कानियत बताती है कि वो रियली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन बाहर से ले रहे हैं और अंदर जज्ब करते हैं, और यहाँ से जजमेंट पास होती है कि ये, और वो इल्हाम है या वजदान है जिससे ये पूरी क्लियर होती है। ये अप्रोच क्लासिकल नहीं है, ये इंडक्टिव अप्रोच है बाकायदा, और वो इसी को आगे लेके पूरी शरह इसकी देंगे कि किस तरह इस्लाम जो है वो पूरी एक एंटी क्लासिकल की इस बुनियाद पे है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि वो क्लासिकल नहीं है? नहीं, वो कहते हैं, ये स्टेटमेंट सारे उन्हीं के हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम, कुरान जो है वो अपने अप्रोच में एंटी क्लासिकल है। इंडक्टिव की बात कर रहे हैं? जी जी। तो जो यूनान का पूरा फ़लसफ़ा आया है वो क्लासिकल है, वो अपने अप्रोच में सारा कुछ। इसी वजह से यूनान, जब मुसलमानों ने यूनानी फ़िक्र अपनाया है, वो गलत जगह पे चले गए हैं। ये कह रहे हैं। जी हाँ। तो इस गलत को सुधारने का तरीका ये है कि हम कुरान का अपना एंटी क्लासिकल अप्रोच को दोबारा डिफ़ाइन करें कि वो है क्या। तो रिकन्स्ट्रक्शन जो है थॉट की, यहाँ पे वो ये बड़ा अहम वो है, रिलीजियस थॉट की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, रिलीजियस इंट्यूशन की रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो रही है। हम थॉट को रैशनली एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इकबाल जो है, और उसको एक फ़िलोसफिकल तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। ये एक ताबीर है इस्लाम की, और उसके फ़िक्र की कंस्ट्रक्शन है। तो वो कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि कुरान को एक इंटरप्रिटेशन ऐसी मिले जो कि एंटी क्लासिकल हो, जो क्लासिकल ना हो। इसी तरह द पर्पज़, अब इनका जो कुरान का पूरा बुनियादी पर्पज़ है वो ये है कि इंसान को तमाम जिहाद से खुदा से आशना किया जाए और इस कायनात से आशना किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा एक साथ रहेंगी। तो कायनात से जो आशनाई होगी वो थॉट से होगी, खुदा से जो होगी वो वजदान से होगी या इंट्यूशन से होगी। जी हाँ, दोनों आगे पैरेलल जैसे शुरू कर। जी जी, वो इसी तरह। आप कुछ एक जगह पे आगे जाके वो जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का डिस्टिंक्शन करते हैं तो वो ये कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी का ये अप्रोच बड़ा नीचियन अप्रोच है इकबाल का बाकायदा। अगर जेनोलॉजी ऑफ मोरालिटी में जो एक तनकीद है क्रिश्चियनिटी पे, वो ये है कि क्रिश्चियनिटी चूँकि एक गिल्ट का मज़हब है पूरा, और वो सेल्वेशन का पूरा तसव्वुर ये है कि उन्होंने मसीह का जो पूरा कुर्बानी था क्राइस्ट का, उसको उस तरीके से अपनाया नहीं है। तो वो हमेशा एक ख़ास किस्म के क्रिश्चियन गिल्ट में रहते हैं। उनमें सबसे जो बुरी चीज़ है वो मंक्स का है कि वो इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि वो अपने माशरे और सब कुछ को छोड़ छाड़ के निकल पड़ते हैं, ख़त्म गायब हो जाते हैं। इकबाल यहाँ पे इनडायरेक्टली यूँ कहा जाए नीचे को दोबारा याद दिला रहे हैं कि आपने जो एक राय कायम की वो इस्लाम पे नहीं बैठती। इस्लाम जो है वो उस इंट्यूशन की तरफ जाता है, मगर उसके साथ साथ वो इस कायनात में इसी जगह पे, इसी ज़मीन पे रह के, इसी लोगों के साथ ही वो उसको पूरा एक इंटरप्रिटेशन देता है और एक्सप्लेन करता है। इसलिए वो एक ज़िंदा मज़हब है और वो प्रोग्रेसिव भी है इस लिहाज से कि वो मतलब डेवलपमेंट इसकी पूरी है। यानी कि वो आइडियल और मैटर दोनों को मानता है। जी हाँ, यानी इस दुनिया को मान रहा है। जी जी। नेक्स्ट करें बोला, इल्हाम एक ही चीज़ है, कमो बेश एक ही चीज़ है। उसको वजदान भी कभी कभी लोग कहते हैं, कश भी कह सकते हैं। से आला है वो तो इंफिनिट है ना, उसको उस तक पहुंचने का जो जरिया है वो कश भी कह सकते हैं, विजदान भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली वो बात है जो अभी हम कह रहे थे कि जो टेम्पोरल वर्ल्ड है इसकी जो पूरी परसेप्शन है ये हमें सिखाती है कि रियलिटी को जज कैसे किया जाएगा, और ये हमें पूरी एक तक़वियत देती है, वो तमाम मवाद फ़राहम करती है कि हम जब इससे हायर की तरफ जाएंगे तो हकीकत जो होगी वो इसकी हकीकत होगी। तो नहीं कह रहे पहले कि इसके ज़रिए हम, क्योंकि दोनों में लिंक है ना,
हाँ सूफिया भी ऐसी बात करते हैं जी हाँ, कि जो कुछ यहाँ पे अगर एक अक्स की तरह है तो हमें हकीकत का पता तो दे सकता है ना अक्स। और कहते हैं सूफिया कि इसीलिए कुरानी आए नेचर को भी आयात कहा गया, निशानियाँ खुदा की याद दिलाती। उस तरह समझ सकते हैं इस बात समझा जा सकता है, मगर यह है कि यहाँ पे जो ज़ोर है इकबाल का वो मादी दुनिया के ऊपर ज़्यादा है, इस लिहाज से कि जो इल्हाम है, जो हकीकी इल्म है, वो इसकी हकीकत पेश करती है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि चूँकि ये पूरी एक रियलिटी का एक स्ट्रक्चर है, इसका हिस्सा है, तो इस वाले इल्म के मैदान में जब उतरेंगे तो हमारे पास एक पूरी मेटाफिज़िक्स होगी। वो असल में दोनों दुनियाओं को अलग करके नहीं देखना चाहिए, ये उसी का दूसरा पहलू है, ये पहलू उसके बारे में बताए गए। ये आप शुरू में कह रहे थे। नेक्स्ट पे मैं अब इनर इंट्यूशन या इनसाइड जो है, ये एक मोड ऑफ डीलिंग रियलिटी, अगर ये सेंसेशन डज नॉट प्ले इनसाइड सिंपली, अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए इकबाल के यहाँ, तो वो ये है कि एक ऐसी यूँ समझे सेंसेशन है जिसमें फिजियोलॉजिकल सेंसेशन इन्वॉल्व नहीं होती, और द टोटल रियलिटी विच इंटर आवर अवेयरनेस एंड अपीयर्स द इंटरप्रिटेशन एज एन एम्पिरिकल फैक्ट हैज़ अदर। इसी तरह ये एक जेम्सियन स्टाइल, ये इसको वाइट हेड का अंदाज़ समझ लें। इकबाल का भी, इकबाल थोड़ा फ़र्क अंदाज़ होता है वैसे जेम्स से। जिस तरह हम मादी दुनिया को देखते हैं, उसका तजुर्बा करते हैं, एग्जैक्टली उस तरह का तजुर्बा जो है एक गैर मादी दुनिया का भी होता है, और वो तजुर्बा, वो पूरा कंटेंट जो है वो इनर इंट्यूशन है, और उसके ज़रिए से सारा कुछ मिलता है। इसमें वो औलिया अल्लाह की एग्जांपल भी देते हैं जी हाँ, या प्रॉफिट्स की, जी जी, उनको वो होता था प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिकल। अब इन सारे की जो बुनियाद है वो ये है कि आपके पास कंटेंट है, एक्सपीरियंस ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं चाय पी रहा हूँ अभी, तो जब आप जज करेंगे कि कोई शख्स चाय पी रहा है, तो वो कंटेंट पे जज होगा कि वो एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है। इस पे बिल्कुल जज नहीं हो सकता कि वो एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि वो फ़र्द पे होगा और फ़र्द को पता होगा। मुख्तलिफ़ लोगों के पास वो कंटेंट एग्जिस्ट करेगी, तो हम उस कंटेंट को इस तरह पेश करेंगे कि वो चूँकि पूरी कंटेंट एग्जिस्ट करती है तो इसलिए वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ समझ आ रही है? कॉमन एक्सपीरियंस होता समझ आएगा। जी हाँ, एक्सपीरियंस खुद मैटर नहीं करता इतना जितना उसका कंटेंट ये है कि जैसे ये जानना कि ये काला रंग है और मेरे दिमाग में ये है कि ये काला रंग है, तो वो एक कंटेंट है का शुमारी में एक एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। नहीं, जज करने के टाइम आप एक्सपीरियंस को तो जज नहीं कर सकते ना। मसलन आप जब एक्सपीरियंस को जज करेंगे तो आप खुद तो तजुर्बा नहीं करेंगे उस किसी और के एक्सपीरियंस को। एनालाइज करने का तरीका ये है कि आप किसी और के मुख्तलिफ़ तजुर्बात को इस तरह जज करेंगे, क्योंकि इसके पास ये तजुर्बात सिमिलर हैं, तो तीसरा जब बंदा कोई चौथा उठेगा तो इसकी बुनियाद पर उसको जज किया जाएगा कि चूँकि वो इस तरह का तजुर्बा है तो इसलिए उसको इस तरह की कैटेगरी में आना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस जो है पूरी, वो उस कंटेंट पर जज होगी कि वो कंटेंट पूरी की पूरी है क्या। रिलीजियस एक्सपीरियंस का एक पूरा कंटेंट है, और उन कंटेंट को बुनियाद बना के ये देखा जा सकता है कि वो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करती हैं, और वो एग्जैक्टली उसी तरह एग्जिस्ट करती हैं जिस तरह के ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में एम्पेरिकल एविडेंसेस एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करती हैं। ये क्लियर है या कोई मसला है? सही। ये इसी तरह फैक्ट्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस और फैक्ट्स अमंग द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होती हैं ह्यूमन की, जिसमें एक एक्सपीरियंस जो है वो एम्पेरिकल है, एक रिलीजियस है, एक इमोशनल है, एक फेथ पे बेस करता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो रिलीजियस हो। फ़र्क किस्म के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसको। अब वो जो पूरा कंटेंट है उसमें से जो सिर्फ मिस्टिकल एक्सपीरियंस है उसके वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। उसके 5 तरह के उसके तजुर्बात होते हैं। पहले उस तजुर्बे में ये ख़ासियत होती है कि वो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है। अब इमीडिएट एक्सपीरियंस तो ये है कि जो डायरेक्टली आप परसीव करना किसी चीज़ को, ये इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में भी उसी तरह होती है जिस तरह इंट्यूशन के साथ होती है।
मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो फिल फॉर जो बगैर राय कायम के जो सारा एक्सपीरियंस है वो जो है इमीडिएट एक्सपीरियंस है। हाँ ये वही। दूसरा ये है कि वो एक्सपीरियंस एक कुल की तरफ होती है तो वो अनएनालाइजेबल होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम खारिजी तजुर्बों को देखें तो ये अगर कुर्सी है, एक बार टेबल का मिसाल दे देता है, कुर्सी का ले लें, ये कुर्सी है, ये कुल्ली तौर पे हमें नज़र आता है कि ये कुर्सी है एनालाइज करने से पहले जो है। हालांकि कुर्सी का तजुर्बा जो है वो हमें मुख्तलिफ़ कुर्सियों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों की चीज़ों से, उन सब का मजमुआ जो होगा वो ये कुर्सी होगा। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की खासियत ये है, या यूँ समझ लो कि एक खुसूसियत में से एक ये है कि उन तमाम तजुर्बों को आप एनालाइज करके ये साबित कर सकते हैं कि ये उन्हीं कुर्सियों में से एक कुर्सी है। जो इंट्यूशन या मिस्टिकल एक्सपीरियंस है वो एक ऐसे कुल के मुतालिक है जो एनालाइज किया नहीं जा सकता। उसकी सिर्फ शहादत दी जा सकती है कि ये वही है जो फ़लाँ को भी हुआ था और फ़लाँ को भी हुआ था और फ़लाँ को भी हुआ। चौथी जो है वो ये है कि वो एक्सपीरियंस डायरेक्ट होती है। उसमें यूँ समझ लें कि ये मुकालमा नहीं होता, ये वो कहते हैं, मगर वो ये है कि वो वारदात बाकायदा एक वारदात होती है और वो उसमें डायरेक्टली एक रियलिटी के साथ इंटरेक्शन किया जा रहा होता है। यहाँ पे इकबाल थोड़े मुख्तलिफ उसमें जाते हैं, आगे निकल जाते हैं बात करते हुए कि इंटरप्रिटेशन विच मिस्टेक ऑफ द प्रॉफिट पुट्स ऑन द कंटेंट इज द रिलीजियस कॉन्शियसनेस कन्वर्ट विद अदर्स टू फॉर्म विद प्रोपोजिशन। जो कंटेंट है उसको दुनिया में पेश करने का तरीका यह है कि आप प्रोपोजिशंस के साथ उसको पेश करते हैं। अब मुद्दा यह है कि ये सूफियों पे तो उतरता है मगर ये पैगंबर पे नहीं उतर सकता, क्योंकि उसका पूरा बुनियादी ये है कि एग्जैक्टली वही वर्ड जो कि इंट्यूशन के साथ हुए हैं वही वर्ड जो हैं वो किताबत होंगे और उसी की तशहीर होगी। ये क्लियर है। मगर द एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन इन इटसेल्फ तो अनएक्सप्लेनेबल है ना, यानी कि जो उसको रेवलेशन भी है वो उसकी एक महदूद, यानी कि इंसानी जब ज़बान में उसको कन्वे कर रहे हैं तो वो तो नहीं है ना। हाँ अगर ये माने एक्सप्रेशन है एट द प्रोफेटिक लेवल। ये भी किया सही। ये थोड़ा मतलब सरोश का अंदाज़ है उनका जो इकबाल का है। सरोश ये मानते हैं कि जो प्रॉफिट का तजुर्बा है पैगंबर का वो इस तरह का है जिस तरह का मतलब शायर का है। तजुर्बे के लिहाज से वो सारा सेम होता है, हर किसी का तजुर्बा जो है वो एक ही लिहाज से आता है। जब उसको ज़बान पे लेके आते हैं तो चूँकि ज़बान की कैद कमज़ोर होती है तो वो तजुर्बा कभी मेनवान क्लियर नहीं आता। तो इसलिए किताब कितना ही बड़ा हो वो उस तजुर्बे की तर्जुमानी नहीं कर सकता। ये उसी तरह का एक मतलब स्टेटमेंट है। तो इसी तरह जो पांचवा है वो ये है कि सूफ़ी जो होगा या आरिफ जो होगा वो सेंस ऑफ जो सीरियल टाइम है कि टाइम लेस टेम्पोरलिटी है उस पे से उसका ईमान उठ जाएगा। मतलब उसके लिए टेम्पोरलिटी बाइसत इल्म एक कमज़ोर चीज़ बन जाती है, यानी कि टेम्पोरलिटी बाइसत रियलिटी ख़त्म हो जाती है। जो छोटा हो गया सेंस ऑफ द अनरियलिटी। हाँ पांचवें पॉइंट ये अनरियलिटी ऑफ, हाँ इस तरह का सीरियल टाइम। नेक्स्ट के लिए शायद यही यहीं तक है, ख़त्म हो गया यहीं तक। ये चैप्टर 1 था। तो कोई सवाल इसके हवाले से? या मतलब मैं बहुत बेसिक, साइंस हमेशा मटीरियलिस्टिक है, मतलब उसकी डिविनिटी से कोई मतलब उसकी जो जड़ है वो मटीरियलिस्टिक ही रहेगी साइंस की। जो एम्पेरिकल सिस्टम है उसमें मटीरियलिस्टिक रहेगी। यहाँ पे बात इतना साइंस को अच्छा पेश करने का नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क है। एक सवाल जी जी
हाँ, वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर मटेरियलिस्टिक है और बाकायदा उसी तरह चलती है। उसकी तोजी पेश की जा सकती है कि किस तरह उसको कायनात और खुदा के साथ पेश किया जाए, जो कि यही एक प्रोजेक्ट है इसका। तो क्या इकबाल बेसिकली इज ही ट्राइंग लॉजिकली रिलीजन को प्रूव करना चाह रहे हैं इन एक सेंटेंस में? रिलेशन क्या करता है? इकबाल एक कुछ चीज़ों के साथ वो समझ लें कि तहजीबी तौर पे खुश नहीं है, जिसमें एक ये है कि मगरिबी साइंस का जो असास है, जो बुनियाद है, वो सही है, लेकिन उनका जो रवैया है इल्म की तरफ वो गलत है। और वो गलत इस लिहाज से है कि वो महज एक ख़ास कंटेंट पे बैठ गए हैं और उनको लगता है कि इसके अलावा कोई इल्म और कोई ज़रिया नहीं है कोई ऐसी चीज़ और का। इसलिए उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी हमेशा एक महदूद किस्म की और एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं होती साइंस के यहाँ, क्योंकि थॉट कभी सर्टेन की तरफ नहीं जाती, वो पोटेंशियल सर्टेनिटी होती है मगर वो सर्टेनिटी को अचीव नहीं कर सकती। तो उसके साथ साथ ये है कि आप एक बहुत बड़ी तहजीबी तब्दीली को भूल जाते हैं, जो कि मज़हब है, जो इंसान के अंदर एक बहुत बुनियादी चीज़ है, जो अखलाकियात भी फ़राहम करती है, वो इल्म को भी सीधा करती है और तमाम दायरों को जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से पेश करती है। इस लिहाज से एक तो उसको इस चीज़ का एक बुनियादी मसला है। दूसरा जो उनका मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ यानी कि इस्लाम के अंदर इस्लाम को ही गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसका रवैया यूँ है कि ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है वो यूँ समझ लो कुल से जुज़्व के अलावा कोई तरीका नहीं है उसको पेश करने का, कि हम कुल को जानते हैं कंप्लीट एक रियलिटी को, बाकी जो रियलिटी है हम उसको जानते ही इस तरह है कि वो कुल के ज़रिए से नीचे आती है, मगर हकीकत यह है कि हम कुल को नहीं जानते, हम जुज़्व को जानते हैं, जुज़्व के ज़रिए से हम कुल की तरफ जाते हैं इल्मी तौर पर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो यह है कि ये प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक इस लिहाज से कि हम इसके ज़रिए वो तरक्की जो हम छोड़ चुके हैं उसमें आगे जा सकते हैं, जो एक बुनियादी तहजीबी जो हमारे पास एक नुक्स है जो जिसमें हमने कभी हमने जो मादी तरक्की नहीं की है, हाँ, उसका भी वो खोज लगा रहे थे ना कि कहाँ। तो ये एक उनका इख्तलाफ है इसके ऊपर। बाकी ये भी मुखालिफत है उस पर, उनका जो क्या कहते हैं वो आगे जाके 5वें चैप्टर पे उस पर ज़्यादा वाज़ेह बात हो सकती है कि तहजीबी तौर पे तसव्वुफ़ के कुछ मसले हैं जो बहुत गहरे असर की वजह से इसी मसले को उसने खड़ा किया है, उनके ऊपर भी उनकी अपनी एक राय है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह की वो मतलब यूँ समझें कि वो कमज़ोरियाँ देख रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि हम एक जो मज़हब की बुनियाद है जिसको हम रीज़नेबली पेश कर सकते हैं उसको दोबारा से देखें एक दफ़ा। ये नहीं है कि जो मज़हब असस में अपनी बुनियाद में क्या है वो तो वही है जो है, मगर उसकी तशबीह और ताबीर हर दौर में बदल जाती है और इस दफ़ा भी बदलनी चाहिए क्योंकि नया दौर आ चुका है। ऐसे काफ़ी हाँ, मगर बुनियादी चीज़ उसके पास ये है कि हम अपनी बुनियाद को ना खोएं, उसकी तकलीद करते, क्योंकि इकबाल के पास ये बड़ा क्लियर है कि हमने मगरिब की ज़ाहिरियत को फॉलो किया है, उसकी जो बुनियाद है उसको छोड़ चुके हैं जो कि हमारी है। वो उसकी बुनियाद को अपनी समझता है ना कि भी इस्लाम का जो गोल्डन पीरियड है वो एसेंशियल चीज़ है मगरिब की तरक्की का, और वो अभी भी मगरिब में है। वो जिद्दत, वो जो काम का जो एक पूरा कोशिश है हकीकत की तरफ जाने का, हाँ, मतलब वो जो रियलिटी की तरफ जिस तरीके से पेश होते हैं वो एक किस्म की रियलिटी को ही तशरीह कर रहे हैं। रियलिटी पे ज़्यादा फोकस था ना, तहजीब, मगरिबी तहजीब। तो अल्लामा ये कह रहे हैं कि मगर उसके जवाब में उन्होंने वो हकीकत को छोड़ दिया। बिल्कुल। तो हम ऐसी पोजीशन में हैं कि हम ये भी हमारे पास बुनियादें तो हैं और रिलीजन पे भी हमारा बिलीफ है, तो इसलिए इनका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बनता है ना। जी हाँ, वो कांट और इसमें गज़ाली की मिसाल देते हैं इस चैप्टर के अंदर। जी हाँ, जी, जिसमें वो कहते हैं कि गज़ाली जो हैं वो अक़ली जो दलाइल थे, अक़ली बुनियाद पर जो पूरी इल्म थी,
उसमें जब उन्होंने देखा कि फ़लसफ़ा जो है उस पर पूरा नहीं उतरता और मज़हब उसके ख़िलाफ़ जा रहा है और ये सही तरीके से पेश नहीं हो सकता, तो उसने डायरेक्टली क्लेम किया कि भी चूँकि अक्ल जो है वो हकीकत की तरफ जा ही नहीं सकती, तो वो दस्तबरदार हो गए थे अक्ल से। फिलॉसफी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। हाँ, मगर गज़ाली की ये ख़ास बात है कि जब वो इरफ़ान की तरफ गए थे, जो कि महज़ इरफ़ान जो है वो गलत है, अगर आप इस इल्म को छोड़ दें, मतलब इस दुनिया में रहते हैं तो इसकी हक्कानियत पे भी आपको यकीन होना होता है। तो गज़ाली उन दोनों को साथ लेके चलते हैं, मगर उसकी बुनियाद वो महज़ इरफ़ान पे रखते हैं, इसलिए वो सही नहीं उतरते। जी हाँ। ऑन द अदर हैंड कांट जो है वो ये मानता है कि कांट के आते आते, ये पूरी तो हल्की सी एक तारीख़ है इकबाल के यहाँ, कांट के आते आते जो अखलाकियात है वो मज़हब जो है बाकायदा एक अखलाकी समझ लें प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं रहा उसके लिए फ़लसफ़ियाना बहस में, कि उसको ये कहा जाता था कि जी हाँ, उसको ये बाकायदा है, वो ये पूरी स्टेटमेंट है कि रिलीजन जो है वो तभी है जब तक वो अखलाकियात दे रही है, उसके अलावा रिलीजन कुछ नहीं दे सकती। तो कांट एक शख्स है, वो आता है और वो कहता है कि अखलाकियात रिलीजन के बग़ैर भी की जा सकती हैं, और वो बाकायदा उसी तरह की एक लॉजिकल कंसिस्टेंटली एक अखलाकियात बिल्ड होता है और वो पेश होता है सारा। वहाँ से मज़हब अपने पूरे तरीके से हट जाता है यूरोप से, तो उसमें एक साइंस बिल्ड होती है जो रैशनल होता है, और वो रीज़निंग के तमाम कवानीन को भी चैलेंज कर देता है, जिसमें ये होता है कि कांट ज़ाहिर सी बात है एक रियलिटी को जज करने का हामी नहीं है कि हम सर्टेन इल्म तक नहीं पहुंचते, जो हमने पिछले लेक्चर में इस पे बात की थी। फॉलो कर रहे हैं हम तो आप तो लेक्चर्स में आए थे। तो जो कांटियन अप्रोच है उसकी वजह से और आगे के तमाम तब्दीलियां हैं उनकी बुनियाद पर जो मज़हब की शक्ल बनी थी वो यूरोप से बाकायदा गायब हो चुकी थी, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है, असल मसला मज़हब का गायब होना नहीं है, असल मसला अक्ल का गायब होना है। जो एक माकूल दलाइल थे वो कांट के बाद कंसिस्टेंट रहे ही नहीं थे। कांट के बाद जो चीज़ आगे आती है वो महज सेंसेशनल एक्सपीरियंसेस हैं। एम्पेरिसिज्म के ज़रिए एक प्रेगमेटिक अप्रोच कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, उसकी कोई मेटाफिज़िक्स नहीं होती, वो सिर्फ एक यूँ समझ लें एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है जिसके अंदर हम सिर्फ जानते हैं कि कायनात किस तरह की है, और हम जाहिर सी बात है पूरे जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो पहले ग्राउंड बना चुका है ना कि हम जान सकते ही नहीं। हाँ जी हाँ, तो बाकियों ने फिर इसी पे गौर करते हैं, जी फिर जो जानते हैं वो क्या वो ये यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इसके मतलब पास आता है इकबाल फिर चला जाता है, जैसे कि जेम्स हैं, जेम्स के करीब करीब से होते होते गुजर जाते हैं कहीं पे, मतलब एक तरह से अपने लिए किया उन्होंने, उनको करामत लगा कि रिलीजियस एक्सपीरियंस को भी उसी पे रखे मैयार पे, जो कि जी हाँ वैसा एक्सपीरियंस है नॉर्मल। तो एक्सपीरियंस जब आगे आएगा जो ये है वो बेसिकली इसको समझा जाना चाहिए कि बात कंटेंट पे होगी, क्योंकि जजमेंट कंटेंट पे दी जाएगी और रेशनलाइज भी कंटेंट ही की जा सकती है। पिछले लेक्चर में कहा था कि ये जेम्स का प्रोजेक्ट, जेम्स तो बाकायदा उस पर बड़ा क्लियर बात करता है। जी हाँ, जेम्स का अप्रोच ये है कि जो तजुर्बा होगा, चाहे कुछ भी हो, इमोशनल हो, कोई भी ज़ाती तजुर्बा हो, किसी भी किस्म का जिसको हम कुल्ली तजुर्बा भी कह सकते हैं, वो हो जाए, कुछ भी हो, उसका जजमेंट ये नहीं है कि बाहर उसकी कोई सोर्स एग्जिस्ट करती है। उसका देखने का तरीका ये है, ये कॉमन सेंस व्यू है कि हम चूँकि सारे ये मानते हैं कि एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है ये मेरे तजुर्बे में भी है, आपके तजुर्बे में भी है, इनके भी है, आपके भी है, सबके तजुर्बे में वो मौजू एग्जिस्ट करता है। वो मौजू जो है उस तजुर्बे का कंटेंट है। तो तजुर्बा साइंटिफिक हो, एम्पेरिकल हो, नॉन एम्पेरिकल हो, कुछ भी हो जाए, कंटेंट ज़रूरी चीज़ है कि उसका कंटेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो तजुर्बा एग्जिस्ट करता है। ये पहला उसका कानून है। दूसरा ये है कि तमाम तजुर्बे एक जैसे होते हैं, उनका डोमेन फ़र्क होता है, तजुर्बे एक जैसे होते हैं। आप एम्पेरिकल
कंटेंट को कभी नॉन एम्पेरिकल तरीके से डील ही नहीं कर सकते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि इंट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब अगर आप एम्पेरिकली उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ नहीं रहे कि कंटेंट जो है एम्पेरिकल है ही नहीं, तो आप किन बुनियादों पे उसको लेके जा रहे हैं। जैसे जज्बाती मसले होंगे वो जो हैं बिल्कुल एम्पेरिकल नहीं हैं, वो कुछ भी तरीके से एक साइकोलॉजिकल चेंज की वजह से बदल सकते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती एम्पेरिकल बनाना एक जायज़ तरीका नहीं है। जेम्स के यहाँ तो ये बड़का क्लियर है कि भाई वो एक अलग मामला है, उसको उस तरह से देखना चाहिए। इकबाल इसको इसी तरह उठाते हैं किसी हद तक, हर तरीके से। लास्ट टाइम कुछ लोग नहीं आए थे, वो अगर जेम्स का प्रोजेक्ट शायद आपने ये बताया था ना कि वो दीन का, रिलीजन का डिफेंस करना जी हाँ, जो कि बहुत बड़ी एक स्टेप थी और इसलिए वो अट्रैक्टिव था फॉर इकबाल। और जेम्स के दौर में ख़ास चीज़ ये थी कि जेम्स और पर्स एक ही टाइम के हैं। जेम्स बड़ा लेट पर्स से मुतासिर होते हैं, बहुत देर बाद। ये कौन से टाइम फ्रेम है? ये लेट 19th सेंचुरी है। और जेम्स 1920 में फौत हो जाते हैं इस वक्त। एनालिटिक्स के शुरू के दौर में जब वो आखिरी किताब अपनी लिखते हैं तो उस वक्त तो जेम्स जो हैं वो एक एनालिटिकल किस्म की एक अप्रोच रखते हैं एक्सपीरियंस के हवाले से कि हम तजुर्बे को एनालाइज कर सकते हैं उसके कंटेंट की बुनियाद पर। अगर हम एनालाइजिबिलिटी के ऊपर ईमान रखते हैं तो हम उस लिहाज से कंटेंट को जज करते हैं उसके हिसाब से। ये पादरी भी थे साथ? नहीं, जेम्स पादरी नहीं थे, बिलीवर थे। बिलीवर थे, मगर जेम्स एक बड़े अजीब से बिलीवर हैं। जेम्स इतने मतलब फ़र्क किस्म का उनका एक अंदाज़ है। कभी कभी महसूस होता है कि वो एथियस्ट हैं, कभी कभी महसूस होता है कि वो मोनोथियस्ट हैं, कभी कभी कुछ और लगता है उनसे। इनका जो वाइट हेड का एक अप्रोच है प्रोसेस्ड थियोलॉजी या प्रोसेस्ड थीइज़म जिसे कहते हैं, उसमें यह है कि वाइट हेड का ये है कि खुदा बशमूल कायनात के मुसलसल एवोल्यूशन के साथ है। चूँकि ज़ात एक ही है तो उसके पूरी जो प्रोग्रेशन है वो उस पूरे के साथ एक साथ बिल्ड होकर बन रही है। तो तारीख़ जहाँ तक चलती है तो वो खुदा बड़ा टेम्पोरल सा होता है वाइट हेड का। जी हाँ, मगर इकबाल का प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि उसका खुदा जो है वो किसी हद तक बज़ात ही वो कामिल है, बिलवजूद जो है फ़र्द और खुदा एक ही होता है। तो इसलिए है वो इस हद तक प्रोसेस थीइस्ट हैं। कायनात में वो प्रोसेस चलती है। हाँ, नहीं वो एक कायनात में सिर्फ नहीं, मतलब वो तो प्रोसेस एक ये है कि वो वजूदी लिहाज से हर लिहाज से चलती है, मगर ज़ाती लिहाज से वो नहीं चलती। मतलब ज़ात में वो फ़र्क हैं, ज़ात में ये मुमकिन है, वो वाजिब है, तो वो फ़र्क हैं इस लिहाज से। ये भी होगी बात अगले चैप्टर में। ये अगले में ईगो पे जब बात होगी तो इस पे बड़ा डिटेल में उसका पूरा काम है। तारीखियत पे भी एक उसका काम है, अप्रोच है। कितनी मोटी किताब है, किताब कितनी बड़ी है वॉल्यूम वाइज? 150 सफ़े हैं। बहुत पतली सी किताब। अच्छा। हाँ, ये खुतबे हैं, मतलब खड़े होकर उसने बात की है। ये लेक्चर्स हैं एक्चुअली। ये स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, वैसे नेट